Good morning, all of you. From today's lecture onward, we will discuss different gaseous laws like Boyle's law, Charles' law, Amonton's law, that is the Gay-Lussac law, Avogadro's law, followed by the ideal gas equation, Graham's law of diffusion, Dalton's law of pressure. So, in this category, first of all, in today's lecture, we will discuss in detail about the Boyle's law, their application, and their numerical part. So let's start today's lecture with the Boyle's law. The Boyle's law is given by the scientist, that is the Robert Boyle, in 1662. It states that at a constant temperature, the volume occupied by the gas is always inversely proportional to the pressure. It is the basic fact that if we apply the pressure on a particular container having the piston, then the volume will decrease by keeping the temperature constant. अगर हम कोई कंटेनर लें, देखो इस टाइप से, ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसके ऊपर अगर हम फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दें और इसके अंदर हमने कोई गैस फिलअप कर रखी है, देयर इज समथिंग गैस, और मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम है दैट इज द V1, ऊपर से जो हमने प्रेशर अप्लाई किया फॉर एग्जांपल दैट इज द P1. इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर देखो इंक्रीज कर दें और वो प्रेशर इंक्रीज करके अगर हम P2 कर दें, then what will happen? Then the final volume, that is the V2, that will decrease. So that is the Boyle's law. That is the Boyle's law, means pressure, or you can say the volume is inversely proportional to the pressure. Means we increase the pressure, then the volume will decrease, but during that process, the temperature must be constant. You will not change the temperature, because if we change the temperature, then that fact is not applicable. So temperature must be constant. So V is inversely proportional to pressure. You can see in the graph. आप इस ग्राफ में देखें, आपको इस ग्राफ के अंदर क्या क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया, देखो पहले प्रेशर ज्यादा था, जैसे ही प्रेशर देखो हमने इंक्रीज करेंगे, प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वहां पे वॉल्यूम बहुत ही कम होगा, देखो शुरू में V1, और फिर जैसे ही प्रेशर हमने डिक्रीज किया, यहाँ पे हम डिक्रीज होते हुए दिखा रहे हैं प्रेशर को इस ग्राफ के अंदर, कि व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर, तो जैसे हमने प्रेशर को डिक्रीज किया, तो प्रेशर को डिक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज 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 इंक्रीज, वॉल्यूम V1 से देखो क्या हो गया, दैट इज द V2. तो V2 यहाँ पे हमने इंक्रीज होते हुए दिखा रखा है. सो दैट इज द बॉयल्स लॉ. तो एग्जाम में आपके इस टाइप से ग्राफ भी प्लॉट करवाया जा सकता है कि ड्राई ग्राफ इन बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम. तो इस टाइप से, और वो बेसिस होती है कि पहले ये शो करे कि इनिशियली द प्रेशर इज वेरी लार्ज, फाइनली द प्रेशर बिकम डिक्रीजेस, नाउ प्लॉट द ग्राफ. तो ये वो ग्राफ है जिसमें इनिशियली हमने प्रेशर ज्यादा दिखा रखा है और बाद में प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज, और जैसे ही प्रेशर हम डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम गोज ऑन इंक्रीजिंग. आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, देखो अब वॉल्यूम देखो आपका कम हो गया, देखो वॉल्यूम कम, तो जैसे ही हमने प्रेशर कम किया तो देखो वॉल्यूम इंक्रीज, कंटेनर का वॉल्यूम आपको दिख रहा है ना, कभी ये ज्यादा हो गया, देखो वॉल्यूम देखो, अब तो देखो ये कम था, अब देखो ये बढ़ गया, देखो ये वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो गया. वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा, वॉल्यूम इंक्रीज तब होगा जब प्रेशर क्या करेंगे हम, डिक्रीज, और सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट देयर. देखो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 3 पार्टिकल्स दिखाए हैं, द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्यूम. तो मीन्स V इज इक्वल टू, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को देखो रिमूव करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है बेटा, यहाँ पे ये अल्फा नहीं है, दैट इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसको इसी टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं. तो V इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, देखो कुछ कांस्टेंट आप लिख देंगे, इज इक्वल टू V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय P. अब हम P को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें V के साथ, तो व्हाट विल हैपन, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट.
PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, व्हाट इट मीन्स के प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर T। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T के ऊपर P और V की जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या रहेगी, सेम। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मीन्स P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4 एंड सो ऑन। अगर हम इसी चीज को अब एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि डिफरेंट ग्राफ आपसे एग्जाम में प्लॉट करवाए जा सकते हैं, मींस प्रेशर, वॉल्यूम, 1/V, PV, अब ये सारी एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे यहाँ पे। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रेशर 1 है, यूनिट हमने नहीं लिखी, वो कुछ भी हो सकता है, 1 एटमोस्फेयर एनीथिंग। वॉल्यूम की यूनिट हमने नहीं लिखी, वो वॉल्यूम लीटर में भी हो सकता है। तो V की जो यूनिट वैल्यू है दैट इज द 10। तो 1/V कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो 1/V हो जाएगा, बोलो कितना, अगर V 10 है तो 1/V 1/10 दैट इज द 0.1। तो PV कितना हो जाएगा, PV इज इक्वल टू 10, मीन्स P इज 1, V इज 10, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10, PV की वैल्यू 10 हो गई। अब ध्यान से देखना है नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम प्रेशर 2 कर दें तो वॉल्यूम 5 ही होगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया कि पीवी की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी। तो मींस पीवी की वैल्यू पहले भी 10 थी, अब भी 10 है। वो 10 कैसे आएगी, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर फ्रॉम 1 to 2, देन द वॉल्यूम विल डिक्रीज फ्रॉम 10 to 5, 10 liter to 5 liter, but the multiplication of P and V will remain same, that is the 2 5s are 10, that will remain 10। और यहाँ पे v की वैल्यू पहले 10 थी, तो 1/v क्या था, 0.1। तो 1/v अब क्या हो गया, 0.2। मीन्स अगर v विल डिक्रीज, इफ द वैल्यू ऑफ v विल डिक्रीज, देन द वैल्यू ऑफ 1/v विल इंक्रीज। ये बड़ी बेसिक चीज है। आप ये कहेंगे सर दैट इज अ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वी ऑल नो अबाउट दैट, लेकिन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखें, इफ वी फर्दर इंक्रीज द प्रेशर, देखो हमने प्रेशर 2 से देखो 5 कर दिया, 5 एटमोस्फियर, देन द वॉल्यूम विल फर्दर डिक्रीज, दैट इज 2 हो गया यहाँ पे, बिकॉज द मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, दैट इज द 10। तो इफ द प्रेशर इज 5, then the volume will be 2, 5 2s are 10, means the product will remain same. If the volume decreases from 10 to 5, 5 to 2, then 1/v increase from 0.1 to 0.2. Now the value of 1/v becomes 1/2, that is equal to 0.5, means further increase। इसको अभी हम ग्राफ में यूज करेंगे बेटा। If we further increase the pressure from 5 to 10 atmosphere, then the volume will further decrease, and that volume will decrease in such a way that the product will remain same. The product of P and V will remain same, means 10 1 ja 10, and the value of 1/V, 1/1 is equal to 1। अब हम कुछ ग्राफ भी प्लॉट करेंगे बेटा। अब बड़े ध्यान से आप यहाँ पे देखो, डिफरेंट ग्राफ को देखें। पहला देखो, ये जो ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज इन बिटवीन V एंड P। सेकेंड ग्राफ को देखें दैट इज PV वर्सेस P। और एक ग्राफ है उसको आप देखिए बेटा, दैट इज द 1/V वर्सेस P। सभी को 1/1 देखें। सबसे पहले हम फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं। फर्स्ट ग्राफ की तरफ ध्यान दे बेटा सभी। फर्स्ट ग्राफ में बेटा क्या है, V और P के बीच ग्राफ है, दैट इज द ग्राफ नंबर 1। देखो ये फर्स्ट ग्राफ जो है, इसमें क्या है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, जैसे फर्स्ट केस के अंदर आप देख रहे हैं V इज 10, लेकिन वो कब, व्हेन प्रेशर इज वेरी लेस। देखो जब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो उस वक्त देखो बेटा प्रेशर क्या है, कम। जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया, देखो इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, तो नाउ व्हाट विल हैपन, फाइनली द वॉल्यूम बिकम लेस, वॉल्यूम बिकम लेस। क्लियर हो गया बेटा। सो दैट इज द फर्स्ट ग्राफ that is in between the V and P. Here P is taken on the x-axis and V is taken on the y-axis। इसे रिवर्स भी आपसे काम करवाया जा सकता है, जैसे कि ऊपर वाले ग्राफ में बेटा, इसमें देखो, देखो इस ग्राफ के अंदर, देखो इस ग्राफ के अंदर वहां पे हमने क्या ले रखा है, V is taken on the x-axis and pressure is taken on the y-axis। आप कोई भी ग्राफ ले सकते हैं,
उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर चलेंगे। नाउ द ग्राफ, नाउ प्लॉट ए ग्राफ इन बिटवीन पीवी एंड पी, पीवी और वी के बीच करें। वट एवर बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर, देखो प्रेशर की वैल्यू मान लीजिए बेटा देखो इतनी है, तो ये पीवी की वैल्यू होगी बेटा, देखो ये यहाँ पे देखो ये वैल्यू है पीवी की। सो इफ वी फर्दर इंक्रीज द प्रेशर, फर्दर इंक्रीज द प्रेशर, द वैल्यू ऑफ पीवी विल रिमेन सेम। So we got a straight line that is parallel to the pressure axis. That is parallel to the pressure axis. अब बेटा अगर एग्जाम में आपसे देखो ये ग्राफ प्लॉट करवा ले, ध्यान से देखना, इसी के साथ पैरेलल में यहाँ पे ड्रा करता हूं। अगर हम यहाँ पे ले लें पीवी, ध्यान से देखना बेटा, अगर इस एक्सिस एक्स एक्सिस पे हम पीवी ले लें और इधर प्रेशर ले लेते, तो बोलो ग्राफ कैसा आता। मान लीजिए आपके पास कोई प्रेशर है, देखो ये, और ये कोई वैल्यू है बेटा पीवी की आ गई। इफ प्रेशर इज दैट मच, देन द वैल्यू ऑफ पीवी इज, देखो ये यहाँ पे। उसके बाद आपने प्रेशर इंक्रीज किया, द वैल्यू ऑफ पीवी विल रिमेन सेम। इफ वी फर्दर इंक्रीज द प्रेशर, द वैल्यू ऑफ पीवी विल रिमेन सेम। इफ वी फर्दर इंक्रीज द प्रेशर, देन द वैल्यू ऑफ पीवी विल रिमेन सेम। मीन्स वी गॉट द स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। तो आप इस टाइप से ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो बेटा इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप बड़े ध्यान से करें, आप पीवी को एक्स एक्सिस के ऊपर लेके एक्सप्लेन कर दें तो भी ठीक है, पीवी को जैसे पहले हमने दिखाया था देखो ये वाई एक्सिस के ऊपर लेके एक्सप्लेन किया तो भी बिल्कुल ठीक है। एक चीज और ध्यान दें, एग्जाम में देखो अगर इस टाइप से आपसे ग्राफ प्लॉट करवा लें, ये पीवी लिया हमने और ये कहते हैं नाउ प्लॉट ए ग्राफ वर्सेस वी, वी के साथ एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। इफ द वॉल्यूम इज लेस, देखो वॉल्यूम कुछ था तो पीवी की कोई वैल्यू होगी, देखो इस टाइप से। इफ वी if the pressure, if the volume further increase, अगर वॉल्यूम देखो फर्दर इंक्रीज हो गया, the value of PV will remain same. If the volume further increase, the value of PV will remain same. Further increase, value of PV will remain same. देखो अब हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई बिल्कुल, बट दैट स्ट्रेट लाइन नाउ इज पैरेलल टू द वी एक्सिस। वही हम आपको प्रूव कर रहे हैं कि पीवी का ग्राफ पी के साथ करें, पीवी का ग्राफ वी के साथ करें, वी विल ऑलवेज गोट ए स्ट्रेट लाइन। पीवी का ग्राफ पी के साथ है तो वो स्ट्रेट लाइन प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगी। पीवी का ग्राफ अगर वॉल्यूम के साथ है तो वॉल्यूम के पैरेलल होगी वो लाइन। नेक्स्ट हम ग्राफ ले लेते हैं इन बिटवीन द 1/v वर्सेस प्रेशर। देखो नीचे देखें, दैट इज द ग्राफ नंबर 3, इन बिटवीन प्रेशर एंड 1/v। तो आप बड़े ध्यान से देखें, जब प्रेशर कम है, इनिशियली व्हेन द प्रेशर इज वेरी लो, जब प्रेशर आपका कम है तो उस वक्त ध्यान से देखें, देखो जो फर्स्ट केस था ऊपर, देखो ये जो हमने ऊपर जो ये वैल्यूज, ये डाटा, रफ डाटा जो हमने लिया था उसकी तरफ आप ध्यान दें। इफ प्रेशर इज लेस, देखो 1, प्रेशर इज वेरी लो, दैट इज प्रेशर इज 1 एटमोस्फेयर मान लीजिए, तो वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ज्यादा था, देखो 1/t, 1 बाई, देखो वॉल्यूम था 10 लीटर, लेकिन 1/v क्या था, 1/v था 0.1। तो वॉल्यूम ज्यादा है, 1/v कम है, तो मीन्स प्रेशर कम तो 1/v भी कम होगा। तो देखो प्रेशर अगर कम है यहाँ पे तो 1/v बेटा क्या है, देखो यहाँ पे कम। उसके बाद फर्दर देखे हमने, प्रेशर हमने थोड़ा इंक्रीज कर दिया, उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, देखो 2 हो गया, तो 1/v भी थोड़ा इंक्रीज हो गया, देखो यहाँ पे। तो जैसे ही अब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो 1/v भी इंक्रीज होता है, तो वी गोट ए स्ट्रेट लाइन, वी गोट ए स्ट्रेट लाइन। देखो ये हमें ग्रीन लाइन देखो ये हमने शो की, वी गोट ए स्ट्रेट लाइन, देखो ये हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल गई। सो दीज आर द डिफरेंट ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द बॉयल्स लॉ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ आपसे प्लॉट करवाए जा सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। और ये जो ग्राफ होता है इसे आप कहते हैं आइसोथर्म। देखो ऊपर हमने हेडिंग बेटा क्या लिखी यहाँ पे, टॉप के ऊपर देखे, राइट टॉप के ऊपर आइसोथर्म। नेक्स्ट डेफिनेशन इज आइसोथर्म। सो व्हाट इज आइसोथर्म? तो ये दीज आर द डिफरेंट ग्राफ which are being plotted between two factors. One factor is taken along the x-axis, other along the y-axis. तो वो फैक्टर कोई भी हो, but the temperature remains same. If any of the graph is plotted
between the two variable factors at a constant temperature, then that plot is called as the isotherm. उसको आप आइसोथर्म कहेंगे। जरूरी नहीं कि हमेशा ही किसी एक एक्सिस पे प्रेशर हो, किसी दूसरे पे वॉल्यूम हो। आपने अलग अलग ग्राफ देखे, एक एक्सिस पे प्रेशर है, दूसरे पे वॉल्यूम, एक एक्सिस के ऊपर पीवी है, दूसरे पे प्रेशर, एक एक्सिस के ऊपर प्रेशर है, दूसरे पे 1/v, बट द इन ऑल द केसेस द टेम्परेचर रिमेन सेम, सो ऑल दीज ग्राफ आर द आइसोथर्म। ये जितने भी ग्राफ हैं all come in the category of isotherm. So what is isotherm? The graph which is a plot between any of the two variables here taken in the example form, that is the pressure and volume at constant temperature, is called as the isotherm. आप उसे isotherm कहेंगे। वो दो वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये तो एग्जांपल के तौर पे हम लिख देते हैं कि द ग्राफ विच इज ए प्लॉट बिटवीन पी एंड वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द आइसोथर्म। वो दो वेरिएबल कोई और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक यूनिट पढ़ते हैं आगे जाके, सरफेस केमिस्ट्री, उसके अंदर आप देखते हैं कि एक एक्सिस के ऊपर आप एडजॉर्प्शन ले लेते हैं, दूसरे के ऊपर आपने प्रेशर ले लिया और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो वो भी क्या है? आइसोथर्म। उसे आप एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कह देते हैं वहां पे, क्योंकि एडजॉर्प्शन से रिलेटेड वो आइसोथर्म है, लेकिन होता वो भी आइसोथर्म है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम एट द हाई एल्टीट्यूड्स। देखो, एक बेसिक फैक्ट है बेटा जो अभी हमने पढ़ा, कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। होगा क्या वहां पे? जो भी टेम्परेचर है, आप हायर एल्टीट्यूड पे चले, कोई ना कोई टेम्परेचर तो होगा ही, एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने एज्यूम किया कि वहां पे जो भी है वो आपका कांस्टेंट है वहां पे। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और डेंसिटी का बड़ा बेसिक फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मीन्स एट हाई एल्टीट्यूड्स द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज वेरी लो। जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे प्रेशर क्या होगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वहां पे? वेरी लो एज कंपेयर टू एट द ग्राउंड लेवल। तो अगर प्रेशर वहां पे कम है तो क्या होगा? देखो, जैसे हमने पीछे बताया था, ऊपर हमने पढ़ा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर हमारे पास, ध्यान से देखना हम क्या करें, अगर हमारे पास ये कोई पर्टिकुलर रीजन है, देखो ध्यान से देखना, ये हमने दिखाया ग्राउंड लेवल। देखो ये ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज द ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा एक साइड में माउंटेन्स, मीन्स हायर एल्टीट्यूड। हमने क्या दिखाया ग्राउंड लेवल के? हम, मैं सिर्फ 10 ऑक्सीजन के पार्टिकल शो कर रहा हूं फॉर एन एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। देखो दीज 10, वन पार्टिकल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, क्योंकि समथिंग इज प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज द एटमोस्फेरिक प्रेशर एट द ग्राउंड लेवल, और उस एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से, देखो दैट इज द वॉल्यूम। देखो ये वो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर ये 10 पार्टिकल्स है। क्लियर? अगर हम माउंटेन्स पे जाते हैं, वहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लो, सो दीज 10 पार्टिकल्स, देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, देखो उन्हीं 10 पार्टिकल्स को मैंने दिखाया, वहां पे भी देखो एटमोस्फेरिक प्रेशर दैट इज लो, वो कम है। तो जिसकी वजह से वो वही 10 पार्टिकल्स कितने एरिया में प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द मोर वॉल्यूम, बिकॉज प्रेशर इज लेस, सो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी, बोलो क्या होगा? हाई। प्रेशर लेस तो वॉल्यूम हाई। अब बेटा ध्यान से देखना, आप ग्राउंड लेवल के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आपने देखो ऐसे ऑक्सीजन चाहिए आपको, देखो जिंदा रहने के लिए तो सभी को ऑक्सीजन चाहिए। हमने देखो ऐसे सांस लिया, ऐसे ऐसे, तो होगा क्या? जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो सराउंडिंग एरिया है, देखो जहां पे हम खड़े हैं, तो सराउंडिंग एरिया के अंदर जो ऑक्सीजन मोलिक्यूल है वही तो हमारे अंदर जाएंगे ना। तो सराउंडिंग एरिया जो हमारे चारों तरफ है, उस सराउंडिंग एरिया के अंदर मोर ऑक्सीजन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर एट द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे हाई प्रेशर है, तो सराउंडिंग एरिया के अंदर ज्यादा प्रेशर हो गया, पार्टिकल्स ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक नजदीक आ गए, तो मोर ऑक्सीजन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। बट एट द हायर माउंटेन्स, at the higher altitude, if we take the single gallop, देखो ऐसे
ऐसे एक बार अगर हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन मोलिक्यूल जाएंगे वो लेस जाएंगे, क्योंकि वो फार अपार्ट है। दीज ऑक्सीजन मोलिक्यूल आर फार अपार्ट, क्योंकि वहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर कम है। तो कहने का मतलब, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो देखो, ये हमने एक एरिया ले लिया बेटा, देखो ये हमारा एरिया है, देखो ये इतना। इस एरिया के अंदर देखो यहाँ पे 10 मोलिक्यूल आ गए, इधर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो ये भी 10 मोलिक्यूल आ गए, एंड सो ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 10, यहाँ पे भी 10 मोलिक्यूल्स आ गए। लेकिन इसी सेम एरिया को देखें, देखो इस हायर एल्टीट्यूड के ऊपर देखो, वही सेम एरिया इस पूरे में ही 10 है। देखो, अगर हम पर्टिकुलर एरिया देखें हमारे सराउंडिंग का, तो हाई प्रेशर होने की वजह से in the same area at the ground level we have the देखो 10 10 20 10 30 oxygen molecules are there. तो if we take a single gallop, ऐसे एक बार सांस लेते हैं तो the more oxygen molecule will go inside our body, while at the higher altitudes due to the low pressure in the same area, देखो same volume, only these less number of molecules are present, less number of oxygen molecule are present. तो अगर हम सांस लेंगे ऐसे तो हमारी बॉडी में कम ऑक्सीजन जाएगी। हमें जिंदा रहने के लिए, फॉर द प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, तो ऑक्सीजन को कैरी आउट कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन कम जाएगी तो फिर हमें क्या होगा? वी फील डिजीनेस, हमें थकावट महसूस होती है। तो जो हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जो माउंटेन्स होते हैं, इसीलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं अपने साथ क्या लेके जाते हैं? दे विल कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। So at the higher altitude, the atmospheric pressure is low. So the same amount of atmospheric gas will occupy more volume as compared to at the ground level. Means the density of the air will be less at the higher altitude. Means mass per unit volume will be less. Hence, the less oxygen is available there for breathing in one, ऐसे in one gallop जो हमें ऑक्सीजन मिलेगी वो कम मिलेगी। So that is the reason के mountaineers carry oxygen cylinder with them at the higher altitudes. Now the numerical, what will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube? Decimeter cube means 1 liter. 1 decimeter cube is equal to 1 liter. तो 500 decimeter cube कह दें या 1 liter कह दें, both are same. तो 500 decimeter cube of the air at 1 bar pressure to 200 decimeter cube at 30 degree Celsius. मीन्स पहले प्रेशर कितना है बेटा? यहाँ पे इनिशियल प्रेशर इज 1 बार। व्हेन द प्रेशर इनिशियल इज 1 बार, और जो वॉल्यूम है उस टाइम पे कंटेनर का वो कितना है बेटा? दैट इज द 500 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज 500 लीटर। सो व्हाट विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड? व्हाट विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड? दैट इज द P2 to decrease the volume by 200 decimeter cube. तो वॉल्यूम फाइनल हो गया 200 decimeter cube। तो what will be the final pressure? तो फाइनल प्रेशर कितना होगा? दैट इज द P2। हमें क्या करना है बेटा यहाँ पे? कैलकुलेट by keeping the temperature remain constant. तो if the temperature remain constant, which law is applicable there? That is the Boyle's law. तो apply the Boyle's law here to calculate the final pressure, that is the P2. So what is the formula of Boyle's law? According to the Boyle's law, we know that P1 V1 is equal to P2 V2. Now put all these value in that particular formula. Put the value of P1, V1, V2 and find out the value of P2. So means P2 is equal to P1 V1 divided by V2. On putting the value of P1 as 1 bar, V1 as 500 decimeter cube, V2 as 200 decimeter cube, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 5/2, 5/2 मीन्स 2.5 बार विल बी द आंसर। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है ये हमने आपकी जो NCERT की जो बुक है उससे हमने ये ले रखा है। आपके जो आपका चैप्टर होता था स्टेट ऑफ मैटर, तो वहां से लिया हुआ क्वेश्चन है। हमने नंबर भी लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 5.1। ये अपनी उस बुक में भी देख सकते हैं।
So the minimum pressure required here is the 2.5 bar. Next question, that is the question number 5.2. A vessel of 120 ml capacity, कोई कंटेनर है, उसका वॉल्यूम 120 ml है, contain a certain amount of the gas, उसके अंदर कुछ गैस है, at 35 डिग्री सेल्सियस, and the pressure created by that gas is 1.2 bar pressure. So if the gas is transferred to another vessel having the volume 180 ml, किसी दूसरे कंटेनर के अंदर हमने इस गैस को क्या कर दिया बेटा, ट्रांसफर कर दिया, तो उसका वॉल्यूम कितना है, 180 ml. By keeping the temperature remain constant, what would be the final pressure? कहने का मतलब हमारे पास देखो एक ये कंटेनर था कोई, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है देखो पहले बेटा कितना था, ये 120 ml. इसमें कोई गैस है, जो प्रेशर exert करती है on the wall of the container, so that pressure here is 1.2 bar. We transfer the same gas in the another container of volume, देखो ये हमने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, having the volume 180 ml, और इसके अंदर हमने गैस को बेटा ट्रांसफर कर दिया, उसी सेम गैस को. Now what will be the pressure created by the gaseous particle, that is the P2 हमें कैलकुलेट करना है. ये P1 था बेटा यहाँ पे, ये V1 था यहाँ पे, ये V2 है. Now calculate the P2. Means the initial pressure P1 is 1.2 bar. Initial volume is V1 is equal to 120 ml. The final volume is 180 ml V2. So what would be the final pressure by keeping the temperature remain constant? According to the Boyle's law, the formula is P1 V1 is equal to P2 V2. So the P2 is equal to P1 V1 divided by V2. Now put all these value in that formula. The value of P1 is 1.2. Volume is volume, that is the V1 is 120 ml. The value of V2 is 180 ml. देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये डेसिमल हटाया, नीचे भी देखो 10 आ गया यहाँ पे. सो आफ्टर कैलकुलेशन के बाद ऊपर कितना आएगा बेटा, 12 12 जा 144 डिवाइडेड बाय 180. तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा P2 is equal to 0.8 bar. So the minimum pressure required here is 0.8 bar. That is the answer. Next question, that is the question number 5.8. What will be the pressure of the gaseous mixture when that particular liter of the hydrogen gas at 0.8 bar and 2 liter of the dioxygen at 0.7 bar are introduced in a vessel of 1 liter at 27 degrees Celsius? तो हमने करना क्या है यहाँ पे कि हमारे पास 2 डिफरेंट गैसेस हैं. कौन कौन सी है बेटा, देखो हाइड्रोजन गैस है, प्रेशर कितना है बेटा, 0.8 एटमोस्फेयर 0.8 बार प्रेशर, वॉल्यूम कितना है बेटा उसका 0.5 लीटर. तो व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस? नेक्स्ट, वॉल्यूम इज V2 इज 1 लीटर. अगर हम वॉल्यूम कितना कर दें बेटा, 1 लीटर कर दें, देखो फाइनली हमने इसको किसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है, इन्हें 1 लीटर वेसल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे हम. Similarly, for the another gas, that is the oxygen gas, whose pressure is 0.7 bar, and that gas is present in a volume of 2 liter. So what will be the pressure of that gas if the same gas is introduced into a volume of 1 liter? Final volume is V2, that is 1 liter. To apply the pressure, apply the formula P1 V1 is equal to P2 V2. तो प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस, हमने क्या किया बेटा, हमने 2 गैसेस ले ली. दीज गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग. ये गैसेस बेटा नॉन रिएक्टिंग है, आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही.
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू P1 V1 divided by V2 by putting these all values P1 0.8 bar, V1 0.5 liter, the final volume is 1 liter. तो what will be the pressure? pH2 is equal to, ये आपका आंसर आ गया बेटा 0.4 bar. Similarly for the oxygen gas, apply the same formula. P1 V1 is equal to P2 V2. So pressure of the oxygen gas is P1 V1 divided by V2. Put all these values. P1 initially 0.7, V1 is 2 liter, final volume is, that is V2 is equal to 1 liter. So the answer comes out to be pressure of oxygen is 1.4 bar. देखो हम आपको फिर से बता दें, we have two different containers. देखो यहाँ पे हमारे पास बेटा देखो एक कंटेनर था, देखो ये ध्यान से देखना, that is the container of 0.5 liter. Okay, and we have the another container, बेटा ध्यान से देखना, that another container have the volume of, that is V1, that is 2 liter. In the first one we have the hydrogen gas, in the second container we have the oxygen gas. The pressure in the first container having the hydrogen gas is 0.8 bar. देखो the pressure created by hydrogen gas is 0.8 bar. In the second container where oxygen is present, the pressure created by oxygen is 0.7 bar. Now we have another container. We have another container of volume of 1 liter. इन सभी के ऊपर फ्रिक्शनलेस पिस्टन तो है ही. नाउ द अनदर कंटेनर हैविंग द वॉल्यूम 1 लीटर, हमने क्या किया, जो ये गैस थी हाइड्रोजन गैस, इसको भी इसी कंटेनर के अंदर हम लेके हमने फिलअप कर दिया. ऑक्सीजन को भी इस कंटेनर से लेके हमने इसके अंदर फिलअप कर दिया. इन द सेम कंटेनर, in the same container, these two gases are introduced by keeping the fact in mind that these two gases are non-reacting. इनके बीच reaction नहीं हुई. Now the hydrogen gas is present there, oxygen gas is present there, both gases are present in the same container and they are non-reacting. आपस में वो react करके कोई नया compound नहीं बनाएंगी. Now find out the total pressure. देखो हाइड्रोजन गैस भी कुछ प्रेशर क्रिएट करी ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. So that pressure is called as the pressure created by hydrogen gas. Similarly, the oxygen gas, which is now been introduced in the container, is also creating something pressure. That is the pressure created by oxygen gas. Now, what is the total pressure created by both these gases in the container having the volume of 1 liter? तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया, we have applied the Boyle's law separately for हाइड्रोजन गैस एंड द ऑक्सीजन गैस. तो जब हमने हाइड्रोजन गैस के लिए अप्लाई किया तो बेटा हमारा आंसर कितना आ गया, प्रेशर क्रिएटेड बाय हाइड्रोजन गैस, दैट इज द 0. देखो ये कितना आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 0.4 बार. सिमिलरली हमने ऑक्सीजन के लिए अप्लाई किया तो बेटा हमारा आंसर कितना आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1.4 बार. Now what is the total pressure that is created by these two gases in a combined way? Now that is the total pressure. वही हमारा क्वेश्चन था, what will be the pressure of the gaseous mixture when these two gases, that is the hydrogen gas and the oxygen gas, these are introduced in the same container of volume 1 liter, which are previously been present in the separate containers, जैसे हमने डायग्राम में आपको दिखाया. So now the final pressure of the mixture becomes pressure created by hydrogen gas and the pressure created by oxygen gas. Now we add both these, 0.4 that is of hydrogen gas, 1.4 bar that is of oxygen gas. Now the total one is 1.8 bar. So that is the pressure of the gaseous mixture. Now the next question. ए बैलून, आपने ध्यान दिया होगा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसका एक पार्ट पहले ही आपको समझा दिया था, जो न्यूमेरिकल अभी हम करने वाले हैं. ए बैलून फिल्ड विद एन आइडियल गैस की सेंस भी हमने बता दी थी आपको.
लास्ट लेक्चर के अंदर, कि वो गैसेस जिनके पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है उसे आप क्या कहते हैं, आइडियल गैस। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। अ बैलून filled with ideal gas is taken from a sea surface to a sea in the depth of 100 meter in the sea. What will be its volume in terms of its original volume? मतलब आपके पास देखो ये सी है, सी के सरफेस के ऊपर कोई बैलून है, उसका कोई पार्टिकुलर वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका यहाँ पे ज्यादा होगा। जैसे ही इस बैलून को आप एट ए पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ 100 मीटर के ऊपर देखो लेके गए, तो वॉल्यूम तो देखो डिक्रीज होना ही है, क्योंकि वहां पर तो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था बैलून के देखो ऐसे सरफेस के ऊपर, सो दैट इज द सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Now the pressure when that same balloon is present at a depth of 100 meter, the pressure exerted is the atmospheric pressure जो पहले था, plus the pressure due to the water। जो ये वाटर है इस बैलून के ऊपर, जो ये 100 मीटर डेप्थ का जितना भी देखो ये वाटर दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये वाटर का मास जो है, इसका जो वेट है, वो भी तो बैलून के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट द वॉल्यूम डिक्रीजेस। लेकिन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इनिशियल वॉल्यूम एंड द फाइनल वॉल्यूम? तो जो फाइनल वॉल्यूम हो गया है बैलून का, जो डिक्रीज हो चुका है, अगर इनिशियल वॉल्यूम v था, तो अब वॉल्यूम उसका कितना हो गया है? तो इन टर्म ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम हमें फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर जो होता है आपका सरफेस के ऊपर, वो तो आपको पता है मरकरी कॉलम को ही यूज किया जाता है। तो द प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमोस्फियर मीन्स 760 mm of Hg। 760 mm ऑफ Hg मरकरी की फॉर्म में, जैसे हमने पहले बताया था। इसको पहले हम इन टर्म ऑफ वाटर निकालेंगे, क्योंकि जो प्रेशर जो वेट एक्सर्ट हो रहा है एट ए डेप्थ ऑफ 100 मीटर, देखो ये जो 100 मीटर की यहाँ पे डेप्थ है, इस डेप्थ के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो किसका है? दैट इज द मास ऑफ वाटर, वाटर की वजह से। तो जो प्रेशर है, जो यूनिट कन्वर्जन हम यहाँ पे करेंगे, जो mm ऑफ Hg है उसको mm ऑफ वाटर में, या मीटर ऑफ Hg है तो उसको मीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट करेंगे बाय द सिंपल रिलेशन के प्रेशर जैसे 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, सिमिलरली द प्रेशर इन टर्म ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर इन टर्म ऑफ मरकरी हम लिखेंगे। प्रेशर का फार्मूला बेटा HdG होता है, हमने पहले ही सीख लिया HdG। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, इसीलिए हमने यहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर दी। सिमिलरली HdG, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर था बेटा, दैट इज द 760 mm ऑफ Hg, दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, क्योंकि सीजीएस यूनिट हमने यूज की यहाँ पे। जैसे वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और व्हाट इज द प्रेशर इन टर्म ऑफ Hg जब when the balloon is present at the surface of the sea, that is the atmospheric pressure, that is the 1 atmosphere, 1 atmosphere means 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो इसलिए हमने यहाँ पे बेटा 76 लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय G से G कैंसिल हो गया। Now what is the value of H? Means what is the pressure in terms of water? That is the value of H। H is equal to, तो ये आपका आंसर आ गया 1033.6 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट विद 100, दैट इज 10.3 मीटर of water। As pressure is directly proportional to the height, जो प्रेशर है वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी हाइट नहीं कहेंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेप्थ। क्योंकि हाइट के ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड पे, तो वहां पे तो प्रेशर आपका डिक्रीज होता है। तो एज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, जैसे हम डेप्थ पे गए प्रेशर इंक्रीज हो गया, क्योंकि देयर इज द समथिंग वेट ऑफ वाटर। सो द प्रेशर एक्सर्टेड इन mm के अंदर अगर हम देखें ऑन द बैलून एट 100 मीटर डेप्थ, में तो हम कन्वर्ट कर लेंगे बेटा बाद में, तो मीटर की फॉर्म में देख रहे हैं हम यहाँ पे। सो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड इन टर्म्स ऑफ द मीटर हेयर इज 100। जो प्रेशर होगा बेटा, जो ये 1 एटमोस्फियर है बेटा, 760 mm ऑफ Hg, दैट 1 एटमोस्फियर हेयर इज इक्वल टू 10.3 मीटर की फॉर्म में आ गया बेटा, मीटर ऑफ वाटर।
जो 1 एटमोस्फियर 760 mm ऑफ Hg होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, वाटर की टर्म में देखें तो दैट 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 10.3 m मीटर ऑफ वाटर। तो यही वो है बेटा जो 10.3 की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया था। Now the total pressure that is exerted on the balloon when it is present at the depth of 100 meter. So the total pressure is weight of water, that is corresponds to the height, that is correspond to the depth 100 meter plus 10.3 pressure that is at the surface, जो surface के ऊपर था। अब जो total pressure बेटा इसके ऊपर वो कितना हो गया, जो ये पूरा जो weight था 100 मीटर डेप्थ का, क्योंकि pressure is directly proportional to डेप्थ होता है, या आप हाइट कह सकते थे, P इक्वल टू HDG है, तो हाइट H का मतलब यहाँ पे डेप्थ से ही है बेटा, तो इसीलिए ये तो आपकी डेप्थ हो गई 100 प्लस जो प्रेशर ऊपर लग रहा था पहले से 10.3 वो। नाउ द टोटल प्रेशर इज 110.3 मीटर। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे सिंपल, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 दैट इज एट द सी सरफेस एंड P2 V2 वो हम लेंगे एट द 100 मीटर डेप्थ। तो हमें प्रेशर निकालना है एट द 100 मीटर डेप्थ या वॉल्यूम निकालना है, बताओ। प्रेशर तो हमने निकाल दिया, आप 100 मीटर डेप्थ के ऊपर कितना है, दैट इज द 110.3 मीटर। तो P2 की वैल्यू तो बेटा कितनी हो गई, दैट इज द 110.3, और V2 हमें निकालना है। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बैलून एट पर्टिकुलर डेप्थ। तो V2 मल्टीप्लाइड बाय 110.3 इज इक्वल टू P1 कितना है बेटा, दैट इज द 10.3 जो सरफेस के ऊपर था, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, मान लीजिए वहां पे V है, पहले जो V था, क्योंकि V की टर्म में ही हमें फाइनल वॉल्यूम निकालना है। नाउ V2 इज इक्वल टू 10.3 मल्टीप्लाइड बाय V डिवाइडेड बाय 110.3, 110 ये 3 आ गया यहाँ पे। आफ्टर कैलकुलेटिंग द आंसर कम्स आउट टू बी V2 इज इक्वल टू 0.093 V। परसेंटेज की फॉर्म में देखें तो मल्टीप्लाइड बाय बेटा 100 कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाइड बाय 100 इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज। तो आंसर कम्स आउट टू बी, देखो डेसिमल को आपने हटाया तो 1000, 20 से 20 कैंसिल, 10 है तो 9.3% ऑफ द V। तो द फाइनल वॉल्यूम विल बी द 9.3% ऑफ V। पहले जितना भी वॉल्यूम था, जो भी वॉल्यूम था, उसका सिर्फ 9.3% ही वॉल्यूम अब रह जाएगा बैलून का, व्हेन द बैलून इज ब्रिंग एट द डेप्थ ऑफ 100 मीटर इन द सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अ बल्ब X of unknown volume having the gas at particular pressure is connected to a 0.5 liter evacuated bulb through stop cork। मतलब हमने क्या किया, ध्यान से देखना, जो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, कि आपके पास बेटा देखो एक बैलून है, ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास एक कंटेनर लिया, देखो ऐसे बैलून की फॉर्म में, देखो ऐसे, ठीक है। इसका कोई वॉल्यूम X है, ये बीच में देखो स्मॉल ट्यूब ली जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वॉल्यूम का मान के चलते, बीच में बेटा हमने स्टॉप कॉर्क लगा दिया। उसके बाद हमने इसको फर्दर एक दूसरे बैलून के साथ बेटा इसको कनेक्ट कर दिया, और जिस भी बैलून के साथ हमने इसको कनेक्ट किया, देखो ऐसे, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है बेटा, 0.5 लीटर। ये वॉल्यूम बेटा 0.5 लीटर है इसका, दूसरे का। अभी ये क्लोज है यहाँ पे, तो वॉल्यूम बेटा इसका पहले वाले का कितना है, जो भी वॉल्यूम होगा, ए बल्ब ऑफ ए बल्ब X, इस बल्ब का नाम X है, इसका कोई अननोन वॉल्यूम है, आप उस वॉल्यूम को कुछ भी मान लेंगे बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम को V1 मान ले आप, इसका वॉल्यूम V1 है। प्रेशर है इसका, इसके अंदर गैस का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर इसको कनेक्ट कर दिया हमने 0.5 लीटर, और ये इवैक्यूएटेड बल्ब है बेटा। इवैक्यूएटेड का मतलब देयर इज नो गैस, देयर इज नो गैस, इसके अंदर कोई भी गैस नहीं है, देयर इज नो गैस। उसके बाद ये कहा गया, जब हमने ये स्टॉप कॉर्क बीच में से बेटा हटा दिया, देखो ओपन कर दिया, देखो स्टॉप कॉर्क अब रहा ही नहीं। अब जो ये गैस थी बेटा पहले, देखो इसके अंदर जो फिलअप कर रखी थी, अब ये गैस क्या होगी बेटा, ये मूव करेगी, और ये दूसरे कंटेनर और फर्स्ट कंटेनर, दोनों कंटेनर के अंदर ये गैस रह जाएगी।
पहले वाले कंटेनर का वॉल्यूम मान लीजिए बेटा वी ही मान लेते हैं, पहले वाले कंटेनर का वॉल्यूम मान लीजिए वी था। अब ये जो गैस नाउ प्रेजेंट, उसका फाइनल वॉल्यूम बेटा कितना है, पहले तो वो प्रेजेंट थी V1 इज इक्वल टू वी। अब जो गैस अब प्रेजेंट है बेटा V2 इज इक्वल टू, वो वॉल्यूम बोलो कितना हो गया बेटा, इसका वॉल्यूम तो V था और दूसरे वाले का बेटा कितना था 0.5। नाउ द टोटल वॉल्यूम becomes V plus 0.5 liter, that is the final volume। क्लियर हो गया बेटा। और जो प्रेशर है वो कितना हो गया बेटा 570 mm ऑफ Hg हो गया फाइनल प्रेशर। तो अब जो ये गैस अब प्रेजेंट है, इसका यहाँ पे फाइनल जो प्रेशर है बेटा P2, नाउ इट बिकम्स 570 mm ऑफ Hg। क्लियर हो गया। पहले जो प्रेशर था बेटा इसका, दैट इज द P1 मान लेंगे हम उसको, यहाँ पे P2 हो जाएगा बेटा प्रेशर। अब देखो अप्लाई करेंगे सिंपल फार्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब। हमें बल्ब का वॉल्यूम निकालना है। मतलब हमें जो ये पहले वाला बल्ब था जिसको हमने एक्स कहा था, उसका वॉल्यूम निकालना है, दैट इज द वी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये वी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है बेटा। तो देखो हुआ क्या, फाइनल प्रेशर बेटा कितना था 570 mm ऑफ Hg। देखो 570 वैल्यू हमने पुट की। फाइनल वॉल्यूम बेटा कितना है V प्लस 0.5 लीटर, 0.5 प्लस V पुट किया। उसके बाद इनिशियल प्रेशर बेटा कितना था, दैट इज द 1 एटमोस्फेयर। देखो गिवन है न्यूमेरिकल में 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। तो इसलिए हमने 760 पुट कर दिया P1 और इनिशियल वॉल्यूम को हमने V मान लिया। V हमें निकालना है। नाउ डू द सिंपल कैलकुलेशन, यानी 570 को मल्टीप्लाई कर दें बेटा यहाँ पे 5 से, और 570 को फिर मल्टीप्लाई से कर देंगे बेटा V से। तो ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे यहाँ पे, फिर क्या आ गया बेटा यहाँ पे 285 प्लस 570V इज इक्वल टू 760V। और 570V को आप दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 760V माइनस 570V कर देंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये दूसरी साइड पे आपका चला गया, 285 यहाँ पे रह गया। अब इसको डिफरेंस के बाद क्या आ गया बेटा 190V। इन दोनों को जब आपने डिफरेंस किया तो बेटा कितना आ गया 190V इज इक्वल टू 285। तो V इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, ये V यहां से हट गया, तो V इज इक्वल टू 285 डिवाइड बाय 190, तो V इज इक्वल टू 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। तो इस टाइप से हमने V की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ बल्ब X। ओके बेटा, थैंक यू। दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर ऑन द बॉयल्स लॉ। तो ये बॉयल्स लॉ से रिलेटेड बेटा डिफरेंट न्यूमेरिकल्स थे। आप और भी न्यूमेरिकल्स की बेटा इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।